बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर सज्जाद राजा साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं। हम दोनों ने मिलकर एक कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर, यानी जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट इन लाइट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाम से हमने शुरू किया था। उसकी 3 किस्तें हम पेश कर चुके हैं। चौथी किस्त जो है आज पेश की जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे माजूद करूंगा कि कुछ डिले हो गई है, कुछ राजा साहब मसरूफ थे, कुछ मेरी मसरूफी थी। तो एनीवे आज हम आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स की चौथी जो किस्त पेश करते हैं। सज्जाद राजा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग तमाम नाजरीन। अच्छा, यानी मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसमें माजरा शुमारी का जिक्र हुआ था, उसकी फॉर्मेशन का, उसके करदार का जिक्र हुआ था, मकबूल भट्ट साहब का भी जिक्र हुआ था, और कुछ और मामला भी हमने डिस्कस किए थे। उस आपने उस वक्त का जो पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल सिचुएशन थी वो भी बयान की थी। तो मैं उसको मजीद ज़रा सा टच करना चाहता हूँ कि मेरा और आपका इख्तलाफ ये हुआ था। मैं कह आप आपका अपना व्यू था, मेरा अपना व्यू था। मैं कह रहा था कि माजरा शुमारी की फॉर्मेशन जो हुई है उस पर मैंने अपनी राय दी थी, और आपको ये भी कहा था कि मेरे नज़दीक मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैंने पढ़ा उनके साथ, क्योंकि मेरे साथ उनका अच्छा खासा तलक वास्ता रहा है दोस्तों के साथ। तो मेरे नज़दीक वो मुहिब वतन लोग थे। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने बड़े मसाइब भी इसमें बर्दाश्त किए। और इसकी एक बात तो ये क्लियर है ना कि 1965 में जो है ना माजरा शुमारी बनती है। और दूसरा मसला ये बना आया था कि जो एनएलएफ का वजूद आया, तो मकबूल भट्ट साहब ने विदिन माजरा शुमारी एनएलएफ को फॉर्मुलेट सेटअप किया। उसको किसने सेटअप किया? अमानुल्लाह खान साहब ने, मकबूल भट्ट साहब ने, कुछ और लोग भी थे लेकिन बड़े नाम याद थे। लोग कहते हैं, या उनके मकबूल भट्ट के जो शदाई हैं वो कहते हैं कि मकबूल भट्ट साहब जो हैं वो महाज की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे। तो इख्तलाफ क्या, 1 साल के अंदर ही इख्तलाफ हो गया कि उन्होंने माजरा शुमारी के नाम से उन्होंने नई जमात बना ली, विदिन विदिन जमात के अंदर बना ली। और मैंने ये भी कहा था कि माजरा शुमारी की आला क़यादत को इसका इल्म नहीं था। वो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि उनकी स्ट्रगल पीसफुल थी। तो माजरा शुमारी को पाकिस्तान के अदारों की तरफ से बड़ी तकलीफ हुई, जेलें भी उनको भुगतनी पड़ी, और बड़ी सज़ा, बहुत सज़ा मिली, 2 बार मिली। तो मैं उस पर दोबारा बात करूँगा। और मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, ये मेरा व्यू है, आपको अगर कुछ कहना है तो मज़ीद आप कह सकते हैं। मैं डॉक्टर आप साहब, अगर मुझे आप इजाजत दें, यहाँ मैं थोड़ी सी मादरा शुमारी के हवाले से मैं बात मैं भी सम अप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने उसको सम अप कर दिया, आप आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे जरूरी है। आपने कहा कि मुहिबे वतन लोग थे सारे यहाँ माजरा शुमारी के। डॉक्टर साहब, मुझे इस चीज के साथ कोई एतराज नहीं है। और मैं, देखिए, मेरे नजदीक हर वो आदमी जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, जिसका मकसद रियासती अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, और जो रियासत की सालमियत को, रियासत की शनाख्त को, रियासत की वहादत को बचाना चाहता है, वो मुहिब वतन है। इस चीज से कतई नजर डॉक्टर साहब कि वो इलाके पाकिस्तान चाहता है, वो इलाके हिंदुस्तान चाहता है, या वो आजाद और खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर कायम करना चाहता है। उस एतबार से मेरा जो डिस्प्यूट है ना, मैं मतलब हुबुल वतनी पे मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर जो लोग रियासत की सालमियत और वहादत चाहते हैं और वो पाकिस्तान के साथ इलाज करना चाहते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये अर्ज किया था कि महाजरा शुमारी का क्या बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की पाकिस्तानी पॉलिसी की फैसिलिटेशन थी, ये मेरा पॉइंट। अच्छा, तो फिर ये है कि माजरा शुमारी के जो सदर थे खालिद अंसारी साहब, वो एक आला पाए के वकील भी थे, और बहुत बड़े स्कॉलर थे, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। और उन्होंने अपनी पॉलिसी को मुख्तलिफ तरीके से बयान किया, किस तरह का वो मुल्क चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं तो कम से कम उनसे बड़ा मुतासर हूँ। ठीक है जी। अगर अगर कोई आदमी जो आजकल तो बाबे कश्मीर के कहते हैं, खुद मुख्तारी के बाबे तो बहुत से बनाए हुए इनमें। ठीक है, अगर पार्टीशन के बाद कोई बाबा है तो मेरे नज़दीक खालिद अंसारी साहब हैं। तो उससे पहले अगर कोई है तो वो जो है मेरे नज़दीक जो है ना महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने हमें शराखत दी। ठीक है जी। उसको जी छोड़कर 1 मिनट के आगे चलना चाहता हूँ मैं। यानी जी 1965 में माजरा शुमारी का वजूद आ गया। मकबूल भट्ट साहब जो हैं उसके पब्लिसिटी चीफ थे, पब्लिसिटी सेक्रेटरी कह रहे हैं। अमानुल्लाह खान सेक्रेटरी जनरल थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 65 और 66 कुछ ज़्यादा अरसा नहीं है। 1 साल के कम अरसे में मानूल्लाह खान को भी इख्तिलाफ हो गया माजरा शुमारी की क़यादत से या एक पॉलिसी से, और मकबूल भट्ट साहब को भी। और इन्होंने एनएलएफ का वजूद ले आए, इसको कायम कर दिया।
आला क़यादत से मुराद खालिद अंसारी साहब को इसका इल्म नहीं था। और एनएलएफ जो है उसने अस्करियत को अपनाया, ठीक है? यहाँ पर लोग कहते हैं कि अस्करियत ये इन्होंने खुद अपनाई या किसी के कहने पर की? यहाँ पर तो एक सवाल ये है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। और ये जी, जो जी, जी। इस पे बात कर लें फिर आगे बढ़ें? चलें, ठीक है। जी। डॉक्टर जैसे साहब देखें, मैं जब कोई सियास एक सवाल और कर लूँ फिर उसको आपको उसको साथ ऐड कर लें। फिर ये है कि जी, जब जी। 66 में मकबूल भट्ट साहब तशरीफ़ ले गए उस तरफ, उसको सीज़-फायर लाइन कहा जाता था, ठीक है जी? क्रॉस करके गए तो लोगों यानी मेरा इख्तिलाफ ये एज़ ए एनालिस्ट, एज़ ए पॉलिटिकल थिंकिंग पर्सन लोग कहते हैं कि मैंने सुना आपने इन कानों से सुना है कि मकबूल भट्ट दुनिया के सबसे बड़े गुरिल्ला कमांडर थे। मैं उस तनाज़ुर में इस चीज़ों को देख रहा हूँ। जब उनके साथ ले एक तो मकबूल भट्ट साहब गए, सूबेदार काला खान से गए, मीर अहमद गए और औरंगज़ेब गए। औरंगज़ेब का ताल्लुक गिलगित से था, गिलगित बल्तिस्तान से था। उनके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन थे? यानी बिग क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि इनके साथ ये 4 आदमी थे। ये तो टोटल 4 आदमी गए थे। 3 आदमी थे सर। 3 वो तो एक ये हो गए ना भट्ट साहब 4 आदमी के, ठीक है? वहाँ पर एनएलएफ नाम का कोई वजूद नहीं था। गुरिल्ला ये जो होती है ना मैंने भी कुछ स्टडी किया है। जो गुरिल्ला जो स्ट्रगल होती है उसकी पहली बुनियाद ये होती है कि आपका वहाँ पर वजूद होना चाहिए, जमात होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको पनाह दे सकें, आपकी लुक आफ्टर कर सकें, ठीक है? और उनके उनके बगैर आप यहाँ वहाँ पर तो एनएलएफ का नाम ही नहीं था। नाउ आई लीव इट देयर एंड लेट यू आंसर देन उसके बाद आगे चलते हैं। जी, डॉक्टर साहब मैं पहले आपका जो दूसरा सवाल है यहाँ से शुरू करूँगा कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान 1947 से पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करे। पर्टिकुलरली कश्मीर वादी के ऊपर पाकिस्तान अपना हक जतलाता रहा है और पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि कश्मीर वादी पाकिस्तान के कब्जे में आए। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि कश्मीर वादी अगर आप 1947 में देखें तो कश्मीर वादी में 94-95% मुस्लिम रहते थे। तो मुस्लिम अक्सरियत जो है वो 95-94% थी। हिंदू बेचारे 3-4-5% थे। तो जो दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पे अंग्रेजों ने पाकिस्तान को क्रिएट किया, तो वो उस फिलासफी के तहत पाकिस्तान ये समझता था जी कि कश्मीर वादी जो इतनी वाज़ेह मतलब इतनी भारी अक्सरियत के साथ एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। और दूसरी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो माशी मुफादात हैं वो कश्मीर वादी के साथ वाबस्ता थे। कश्मीर वादी से निकलने वाले दरिया पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करते थे और उसके अलावा बहुत से मादनियात, जंगलात वगैरह के इश्यूज भी थे। तो उस एतबार से पाकिस्तान की माशी बका जो है, माशी इक़्तिसादी मुस्तक़बिल जो पाकिस्तान का है, वो कश्मीर वादी से वो समझते थे कि वाबस्ता है इस एतबार से कि वो महफूज हो सकता है अगर कश्मीर वादी पाकिस्तान के कब्जे में चली जाए। तो पाकिस्तान 1947 से 1947 में पाकिस्तान ने हमला किया, रियासत के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। तो ऑनवर्ड्स 1947 पाकिस्तान वादी कश्मीर वादी पे खास तौर पे कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। मुख्तलिफ उसमें हमने पीछे एक प्रोग्राम में बात भी की थी। 1965 में भी इन्होंने यहाँ से गोरीले भेजे और इन्होंने वहां पे गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की। तो ये कोशिशें जारी थी। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि मकबूल भट्ट साहब का जो ये जाना है, ये उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा था। मतलब ये उसी उसी का एक तसलसल था और उसके लिए कश्मीर वादी के अंदर से, क्योंकि कश्मीर वादी जो है बुनियादी तौर पे सियासी तौर पे वो शेख अब्दुल्ला साहब के कंट्रोल में थी। तो कश्मीर वादी के अंदर से पाकिस्तान को उस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी या पाकिस्तान का उस तरह से कोई बेस नहीं बन रहा था कश्मीर वादी के अंदर। तो पाकिस्तान जाके इस तरह की कोशिशें कर रहा था कि वहां किसी ना किसी तरीके से कोई खैमा गाड़ा जाए, कोई वहां पे कोई बेस बनाया जाए। तो मकबूल भट्ट साहब का जाना 1966 में इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये एक मैं वजाहत कर दूं। इस पे मैं घंटों इस पे बात कर सकता हूँ और दलील और सबूत के साथ अगर कोई मुझे गलत साबित कर देता है तो मैं बिल्कुल गलती तस्लीम करूंगा और जो मुझे दुरुस्त करता है मैं उसके साथ चलूंगा। अब आते हैं महाजर शुमारी की तरफ। सर, महाजर शुमारी जो आपने कहा, अब्दुल खालिक अंसारी साहब, कोई शक नहीं है मेरी अब्दुल खालिक अंसारी साहब का मैं भी सियासी शागिर्द हूँ। अब्दुल खालिक अंसारी साहब के साथ बहुत वक्त हमने गुजारा है। लेकिन जब सियासी पार्टियां डॉक्टर साहब बनती हैं तो उसमें मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर आप कह लें कि उसके मुख्तलिफ ग्रुप या मुख्तलिफ उसके
उसके पोल्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात रखने वाले, मुख्तलिफ सियासी फिक्र रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। अब महाजर शुमारी जब बनी तो मैं अब्दुल खालिक अंसारी साहब की सियासी बसीरत या उनकी सोच या उनकी दयानतदारी या उनकी सदाकत पे मैं जाती तौर पे उन पे अब्दुल खालिक अंसारी साहब की हद तक मैं कोई एतराज नहीं करता। लेकिन जब हम जमात के हवाले से देखते हैं तो जमात का सदर ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि जमात का सदर वो पूरी जमात के डिसिप्लिन का और जमात की पॉलिसी का और जमात की सरगर्मियों का जिम्मेदार होता है। तो वो ना चाहते हुए भी अगर जमात के सदर का कोई आदमी या जमात के सदर के कुछ लोग या जमात के सदर का कोई विंग कोई काम कर रहा है और जमात का सदर वो नहीं चाह रहा है लेकिन इसके बावजूद वो काम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बहरहाल जमात के सदर पे जाएगी। मैं इस एतबार से मैं समझता हूँ कि अब्दुल खालिक अंसारी साहब से मिस्टेक हुई है या वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए या उन्हें अंधेरे में रखा गया। जो भी हुआ ये जमाती डिसिप्लिन का मसला था लेकिन अब्दुल खालिक अंसारी साहब इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये एक सिलसिला चला और जिसमें बिलवास्ता तौर पे मैं कहता हूँ कि अब्दुल खालिक अंसारी साहब भी उसका हिस्सा बनते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मैं थोड़ा-सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपसे यहाँ पर एग्री इस यानी लास्ट बात पर एग्री करना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि हेड ऑफ़ जो पार्टी होगा, उस पर आती है, सीधी-सी बात है। अगर कोई चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव है, उस पर आती है, जो अगर कोई हेड ऑफ़ प्रेज़िडेंट है या चेयरमैन है जमात का, उस पर ज़िम्मेदारी आती है। दैट आई एग्री। और मैं समझता हूँ कि खालिद अंसारी साहब को अंधेरे में रखा गया, ठीक है? और ये रखा गया तो ये भी एक लिहाज़ से एक लिहाज़ से कहा जाएगा भी उन्होंने पूरी जमात पर या उन लोगों पर नज़र क्यों नहीं रखी? क्रिटिसिज़्म आ सकती है उन पर, ये मैं एग्री करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि अगर चलो जी मकबूल भट्ट साहब को उस तसलसल के ज़रिए भेजा गया जिस तरह को पाकिस्तान का था कि वहाँ पर अपनी पंजे गाड़ने या कोई अड्डा बनाना या वहाँ पर कोई ऐसी सक्रियत करनी है, तो उन्होंने मकबूल भट्ट साहब और दूसरे लोगों को तैयार करके भेजा। अगर ये मान भी लिया जाए, तो मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि 4 आदमी गए मकबूल भट्ट समेत। जहाँ पर गए वहाँ पर उनकी किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी। तो हाउ कैन यू मैं जानना ये चाहता हूँ अपने इल्म के लिए, जब ये लोग कहते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े कमांडर थे, किस लिहाज से इनकी कमांड में कितने लोग थे? उनकी कमांड में डॉक्टर साहब 1966 में तो हमें वही 3 आदमी नजर आते हैं और कश्मीर वादी के अंदर मकबूल भट्ट साहब का कोई बेस नहीं था और ना ही कश्मीर वादी के अंदर मकबूल भट्ट साहब की ये जो कार्रवाई थी या जो वो काम कर रहे थे उसको कोई पब्लिक सपोर्ट हासिल थी, कोई उसको कोई कबूलियत हासिल थी। बल्कि आज भी डॉक्टर साहब आप देख लें, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। मकबूल भट्ट साहब 1984 में उनको फांसी दी गई। 1984 से लेकर आज तक आप देख लें कि मकबूल भट्ट साहब की बरसी पे या मकबूल भट्ट साहब के लिए कितने प्रोग्राम जो है कश्मीर वादी में मुनक्कद हुए। बल्कि हाशिम कुरैशी साहब जो मकबूल भट्ट साहब के आप कह लें कि उनका उनका राइट हैंड थे और या उनकी जिदोजहद का एक बुनियादी मरकजी किरदार थे। हाशिम कुरैशी साहब एक तवील अरसे से आप कश्मीर वादी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हाशिम कुरैशी साहब भी आज तक मकबूल भट्ट साहब की बरसी की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं कर सके कश्मीर वादी के अंदर। कश्मीर वादी में मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद को या मकबूल भट्ट साहब की जो फिलासफी थी या मकबूल भट्ट साहब का जो काम था उसको कोई पजीराई नहीं मिल सकी। ये अब आपको पिछले 30-40 साल में ये सारी चीजें बिल्कुल सामने हमें नजर आ रही हैं। अब मकबूल भट्ट साहब ने जो काम किया, आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े या दुनिया के सबसे बड़े गुरिल्ला लीडर थे या बहुत बड़े कमांडर थे। ये मैं नहीं तो कह रहा, लोग कह रहे हैं तो मैं उसको सवाल कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि ये मकबूल भट्ट साहब का बहुत प्री मैच्योर एक्शन था। अगर वो इलाके पाकिस्तान पे भी यकीन रखते थे या पाकिस्तान के लिए वो कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियां पैदा करना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ मिलके वो एक मुस्लिम जो जज्बात थे 1947 के उसके तहत या किसी भी हवाले से वो और जिस तरह मकबूल भट्ट साहब ने कहा, मैं एक मकबूल भट्ट साहब की ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें मकबूल भट्ट साहब कहते हैं कि हमारी फौज जो है वो पीछे रहेगी और हम आगे जाए। पाकिस्तानी फौज को वो हमारी फौज कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी फौज को पीछे रखेंगे और हम आगे जाएंगे। तो वो भी ऑडियो वक्त आने पे मैं आपको एक सुनाऊंगा। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि मकबूल भट्ट साहब की ऑडियो आपके पास है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी फौज यहाँ पर पीछे रहेगी और हम आगे जाकर लड़ेंगे, यही बात है? जी जी जी, ये मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा। अब बात यह है कि मकबूल भट्ट साहब बुनियादी तौर पे देखिए, मैं इन्हीं चीजों की बुनियाद पे मैंने कहा था जब ये गुफ्तगू शुरू हुई रिसेंटली
तो मैंने ये कहा था कि ये मकबूल कब भट्ट, किया, ये ऑडियो कब किया है? ये 1975 जब मकबूल भट्ट साहब ने जब अच्छा ये मुझे मुझे उसको चेक कर लेने दें उसकी एग्जैक्ट डेट। इसमें मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जब अगर ये 60s की बात है तो उस वक्त तो आजाद कश्मीर फौज भी थी, शायद उनका मकसद आजाद कश्मीर फौज हो। अच्छा, मैं उस ऑडियो को मैं पूरा अच्छा, चेक करके, हाँ। क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं वो ऑडियो पेश नहीं कर रहा हूँ, तो उस ऑडियो को पूरा मैं चेक करके अब मैं इसको चेक करूंगा कि वो 1965 के कन्वेंशन की है, 1965 66 की है या 74 75 की है, ये मैं चेक करूंगा। और फिर मैं, लेकिन ये उनके अल्फाज है कि हम, हमारी फौज पीछे रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम बेस कैंप बनाएंगे, इसको आजाद कश्मीर को। लेकिन आपका डॉक्टर साहब जो दूसरा सवाल है कि आजाद कश्मीर फौज, डॉक्टर साहब आजाद कश्मीर फौज तो सिरे से कोई थी ही नहीं। नहीं। आजाद कश्मीर कौन सी फौज थी? आजाद कश्मीर फौज जिसको नाम दिया गया डॉक्टर साहब, वो लोग थे जो अंग्रेजों की फौज में दूसरी जंग अजीम जिन्होंने लड़ी, और उसके बाद वो असला शसला थोड़ा बहुत लेके आ गए, रिटायर हो गए, और उन पे मुश्तमिल। और ये जनरल अकबर साहब की भी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें भी इस फौज की जो है वो सारी कच्चा चटा सारा और सारी कहानी सामने आ जाती है। बुनियादी तौर पे 1947 में कोई आजाद कश्मीर फौज का तो कोई रोल था ही नहीं। ये तो पाकिस्तान ने बराह रास्त हमला किया, पाकिस्तानी फौज की क्यादत में इन्होंने कबायली जत्थे दाखिल किए और सारा वहां जाके इन्होंने कब्जा किया। नहीं, इसमें यहाँ पर तो पता है क्या राजा साहब, एक थोड़ी सी बात ये है ना, देखिए जब 47 में हमला किया उस वक्त आजाद कश्मीर फौज नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप फौजें निकालें, फिर उनको याद आई भी आप क्या करें, फिर उन्होंने कहा जी फौरन जल्दी से उन्होंने कहा जी ठीक है हम तो अपनी फौज निकालेंगे, लेकिन 33 या 32 बटालियंस ऑफ आजाद कश्मीर आर्मी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो यहाँ रहेगी। उस वक्त फिर जल्दी से उन्होंने पाकिस्तानियों को जिस तरीके से करके उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर की फौज है, उनका फिर स्ट्रक्चर उन्होंने कायम किया था। ठीक है जी, एनीवे जो उसको छोड़कर चलिए उसको आगे उसको मान भी अगर लिया जाए डॉक्टर साहब, तो बुनियादी तौर पे वो एक डमी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन था जो बुनियादी तौर पे विच वाज रन बाय जीएचक्यू, पाकिस्तानी आर्मी जो अरे है वो उसको चलो रन करती। उस पर बाद में कभी बात करेंगे, मौका मिला तो। इस वक्त मैं जानना ये चाहता हूँ, जब मकबूल भट्ट साहब गए वहां पर एनएलएफ की कोई ब्रांच नहीं थी कश्मीर में, कश्मीर वादी में या जम्मू में या लद्दाख में, किसी जगह नहीं थी। ठीक है जी, एनएलएफ सपोज टू बी एक सीक्रेट ग्रुप था, इसलिए ब्रांच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो फिर वो किस तरीके, अच्छा अगर मसलन ये लोग कहते हैं कि मैंने आज आपसे बात करने से पहले एक ऐसे आदमी से बात की है, मैं समझता हूँ कि मकबूल भट्ट के बारे में, एनएलएफ के बारे में, महाजरा शुमारी के बारे में उसका इल्म मुझसे बहुत ज्यादा है। तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने उसको ये भी कहा, कितनी बार कहता हूँ कि आप आए तो जवाब दें। वो कहते हैं यार मैं अकाई तो बयान कर सकता हूँ लेकिन लोग गालियां बहुत देते हैं। ठीक है? अब गालियां देने वाली वो टीम है जिसके पास इल्म नहीं है। यहाँ पर है लोगों को मकबूल भट्ट के नाम से प्यार है, मोहब्बत है। जहाँ पर प्यार हो, मोहब्बत हो, अकीदत हो, तो फिर तो जितनी मर्जी कहानियां मनसूब कर लें। हमारा मकसद उन कहानियों को एनालाइज करना। ये अगर अगर वो गए यहाँ से, 3 आदमी उनके साथ थे, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो वहां पर गिरफ्तार हो गए। फिर वो 1968 में तकरीबन वहां से वो यहाँ पर आ गए आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर में आकर वो गिरफ्तार हुए तो उनको यहाँ पर यानी जैसे कहा गया, पढ़ा हमने कि उसको उनको बहुत मारा गया, तशद्दुद हुआ उन पर। ठीक है, अगर महाजरा शुमारी की पॉलिसी से उनको इख्तलाफ था, ठीक, इसलिए उन्होंने एनएलएफ बनाई। फिर सवाल ये पैदा आता है, मेरे जैसा क्रिटिक तो पूछेगा कि फिर उनको 1969 में महाजरा शुमारी की सदारत कबूल करने में वो क्यों कर ली उन्होंने? कुछ जवाब दे ना। जितने भी उनके हैं प्रस्तार या उनके हैं गालियां देने वाले, गालियां देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वी आर हियर टू एनालाइज एंड प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट या काउंटर नैरेटिव। नाउ फ्लोर इज योर्स राजा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मकबूल भट्ट साहब का हम जो मकबूल भट्ट साहब का सियासी किरदार है उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसे 65 से भी पीछे जाना पड़ेगा। मकबूल भट्ट साहब आके पाकिस्तान में सेटल हुए। अब देखें, पहली बात यह है कि रियासत के एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में जाना तो कोई मेरे नजदीक कोई बुरी बात नहीं है। या अगर उस दौर में, उस जमाने में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये आज के जमाने की तरह की सूरत हाल नहीं थी, तो अगर लोग ये समझते थे या ये एक आप कह लें कि एक डिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई थी कि आजाद कश्मीर के लोग, जिसको नाम निहाद आजाद कश्मीर कहा जाता है, ये आजाद हो चुके हैं और कश्मीर जो है वो मकबूजा है, वो भारत के कब्जे में है, और आजाद कश्मीर वालों का अपना सदर है या अपना उनका कोई सेटअप है, अपनी असेंबली है और उनका कोई अपना झंडा है और वो दूध और शहद की नहरें वहां पे बह रही हैं।
तो इस प्रोपेगंडे के तहत मुमकिन है या उसके जेर असर कश्मीर वादी में से कुछ लोग इंस्पायर होके या वो आजादी के जज्बे से सरशार होके तो वो नाम नेहाद आजाद कश्मीर का रुख वो करें, तो कोई वो इसमें कोई ऐसी वो क्या कहते हैं इसको, अचंभे वाली बात नहीं है या ऐसी कोई हैरानगी वाली बात नजर नहीं आती है। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, मकबूल भट्ट साहब ने आला तालीम हासिल करनी थी कश्मीर में, श्रीनगर में 1948 में यूनिवर्सिटी कायम हुई, और मकबूल भट्ट साहब जिस इलाके में आए, अगर वो नाम नेहाद आजाद कश्मीर में आए तो यहाँ के तो उन्हें पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ क्या सूरत हाल है। और फिर यहाँ से मकबूल भट्ट साहब चले गए पेशावर, उस पे वहां पे जाके उन्हें मतलब जहां भी दाखिला मिला, लाहौर में उन्होंने कोशिश की या पेशावर में, जो भी है, लेकिन मैं अब बात को मुख्तसर करता हूँ कि वो पेशावर में जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहां पे जाके उन्होंने आला तालीम हासिल की। अब डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, ये मेरा पहला सवाल है कि कोई भी आज हमें हर आदमी हमसे ये पूछता है कि आप रियासत के लिए या रियासत की आजादी के लिए या रियासत की वादत की बहाली के लिए काम करते हैं, और हमें 50 गालियां देके वो कहते हैं कि आप बरतानिया में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हमें ये बताएं कि मकबूल भट्ट साहब कश्मीर वादी को छोड़ के, नाम नेहाद आजाद कश्मीर को छोड़ के वो पेशावर में जाके क्यों बैठ गए थे, पेशावर में घर क्यों बना लिया था, पेशावर में उन्होंने क्यों डेरा डाला था। तो बात यह है कि ये सबसे पहला सवाल है कि मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद जो है वो बुनियादी तौर पे अगर उन्होंने तालीम हासिल करनी थी तो वो कश्मीर से हासिल करते, और फिर कश्मीर वादी के अंदर उनका एक बेस होना चाहिए था। अगर उन्होंने कौमी आजादी की तहरीक को ऑर्गेनाइज करना था तो फिर उनका एक बेस लद्दाख में होना चाहिए था, एक जम्मू में होना चाहिए था, वहां पे उनके ब्रांच ऑफिस होने चाहिए थे, यहाँ वहां उनके लोग होने चाहिए थे जो उनके साथ खड़े होते, और फिर वो जिदोजहद करते और वहां से यहाँ आते, नाम नेहाद आजाद कश्मीर के अंदर आ जाते, यहाँ से लोगों को ऑर्गेनाइज करते और वो कोई एक मूवमेंट बनाते। लेकिन मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद जो नाकाम हुई, डॉक्टर साहब देखें, ये मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद नाकाम नहीं हुई, हमने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो 1947 में जिस जबर और जिस जुल्म का, जिस बर्बरियत का वो शिकार हुए, वो अब तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कब्जा किया, रियासत तकसीम हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आई, उन करारदादों को भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर उन करारदादों का सत्यानाश कर दिया, हमारा मसला अटक गया, जो भी हुआ। अब उसके बाद रियासत के अवाम का ये फर्ज बनता था कि रियासत के अवाम, रियासत के तमाम मुनक़सिम जो इलाके हैं, वहां के अवाम मिलके तो जो रियासती इक़्तिदार आला है उसको बहाल करने के लिए जदोजहद करते हैं। जो रियासत की हुकूमत बुनियादी तौर पे 1947 में जिसको मुअत्तल कर दिया गया था, उसकी बहाली के लिए और उस इक़्तिदार आला के लिए जो हमसे 1947 में छिन गया था, उसके लिए वो काम करते। लेकिन ऐसा हमें मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद में कहीं नजर नहीं आता है। और ये तो एक सियासी गलती है, जो मतलब मकबूल भट्ट साहब का जितना भी सियासी काम है वो हमें कौमी आजादी की मंजिल की तरफ लेके नहीं जाता है। मकबूल भट्ट साहब का रास्ता हमें कौमी आजादी की मंजिल की तरफ या रियासत की वाद की बहाली की तरफ नहीं लेके जाता है, बल्कि हमें मकबूल भट्ट साहब का जो भी काम है उसमें हमें ये नजर आता है कि वो पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करना चाह रहे थे। ये एक उनके सियासी काम के हवाले से एतराज है। अब जो उन्होंने फिजिकली जो काम किया, जो तहरीक बनाई, वो उन्होंने कहा जी वो गोरिल्ला कमांडर हैं, या लोग उनको जो गोरिल्ला कमांडर मानते हैं, तो वो इटसेल्फ डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि वो इंतहाई नाकस और इंतहाई इल प्लान्ड एक्टिविटी थी कि उसका कोई कोई सर पैर था ही नहीं सिरे से। गोरिल्ला तहरीकें देखें, वो इस तरह से डॉक्टर साहब शुरू नहीं होती है जिस तरह मकबूल भट्ट साहब ने शुरू कर दी। गोरिल्ला तहरीक के लिए आपको एक सप्लाई लाइन आपको रखनी पड़ती है, फिर आपका एक बेस होता है, आपको जहां पे आप गोरिल्ला करवाई जाके शुरू करना चाहते हैं वहां पे आपको पनाह देने वाले और आपको छुपाने वाले लोग, और एक मतलब एक तवील अरसे तक अगर आप जेर जमीन चले जाते हैं तो वहां आपको खाना पीना और मालूमात फराहम करने वाले लोगों का एक पूरा चेन होता है, तब जाके कोई गोरिल्ला कार्रवाई शुरू होती है। मकबूल भट्ट साहब के पास तो कुछ भी नहीं था। मकबूल भट्ट साहब ने जितनी कार्रवाई शुरू की वो यहाँ से लोगों को लेके गए अपना। मकबूल भट्ट साहब का तल्लुक कश्मीर वादी से था डॉक्टर साहब। मकबूल भट्ट साहब का ना तल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के साथ था, ना उनका तल्लुक इस नाम नेहाद आजाद कश्मीर के साथ था।
तो मकबूल भट्ट साहब के साथ अगर एक भी बंदा अपना होता कश्मीर वादी के अंदर, तो वो वहां उनके साथ खड़ा होता, उनकी मदद करता। वो बंदे यहाँ से लेके गए और वहां पे जाके उन्होंने, ये कौन सी गोरिल्ला कार्रवाई है? गोरिल्ला तो एक बेस रक्षा बनाना पड़ता है, और वो बेस हमें मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद में इस कोशिश में जो उन्होंने 1966 में की, वो हमें नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो नाकाम भी हुए। तो ये मेरा दूसरा एतराज है मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद पे। मैं उनके मुरीद मुझे गालियां देंगे, मुझे पता है, मुझे गालियों की फिक्र नहीं है, राजा साहब एक मुझे बात, जितनी मर्जी है गालियां दें। सजाद, प्रोफेसर सजाद, राजा साहब एक बात सुने। जिन लोगों की तरबियत ये यही है कि दलील को नहीं मारना, सबूत को नहीं मारना, गालियां देनी है तो उनको गालियां देने दें, ठीक है जी। हमारी तरबियत ये नहीं है, तो वी हैव टू शो समथिंग डिफरेंट। या अच्छा, मसला ये है कि आपने कहा कि 50s में देखें सिर्फ मकबूल भट्ट साहब नहीं आए थे, और भी लोग आए थे। सनाउल्लाह भट्ट साहब एक बड़ा नाम है, वो भी आए थे। उन्होंने जाती हुई किताब एक लिखी थी कि किसका खून कौन मरा, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको लोग कहते हैं कि ये बेस कैंप है। मुझे तो इस बात पर इतराज है, उन लोगों की सोच पर इतराज है, उन लोगों की इन इल्म पर मुझे इतराज है, जो जहां पर ये पाकिस्तान का मकबूजा इलाका है, जो आदमी इसको कहता है बेस कैंप है, वो गुमराह खुद भी है, दूसरों को भी कर रहा है। इसका मतलब यह है डॉक्टर कि साहब, यहाँ पे अगर आप एक प्लीज रुक जाए। अब आपने कहा कि वो खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। ये तो मकबूल भट्ट साहब की ऑडियोज मौजूद है कि वो इसको नाम नेहाद आजाद कश्मीर को, जिसको मैं कभी उसको आजाद कश्मीर कहते हुए कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इसको हमेशा नाम नेहाद आजाद कश्मीर या पीओजे के कहता हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरह ये खिता जो है, ये 5,134 मुरबा मील वाला, जिसको हम नाम नेहाद आजाद कश्मीर कहते हैं, ये किस तरह कश्मीर वादी से या जम्मू से या लद्दाख से बेहतर था, किस एतबार से? और मकबूल भट्ट साहब कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे डॉक्टर साहब, वो कोई बकरियां चराने वाले नहीं थे, वो कोई जाहिल गंवार आदमी नहीं थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। अच्छा, ये भी मान लेते हैं हम कि कश्मीर वादी के अंदर रहते हुए उनकी मालूमात नहीं थी या एक्सेस नहीं थी, इंफॉर्मेशन पता नहीं था, उनको कोई खुशफहमी थी कि जी आजाद कश्मीर में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहां पे कानून और आइन की बड़ी अमलदारी है, और वहां पे लोग जो है उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, और वहां पे बड़े पुरअमन तरीके से लोग जो है वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और वहां पे तामीर और तरक्की का जो है वो एक सैलाब आ गया है, और वहां पे ये तो मतलब वहां रह के कश्मीर के अंदर उनको गलतफहमी हो सकती थी, लेकिन जब मकबूल भट्ट साहब वहां से इस नाम नेहाद आजाद कश्मीर के अंदर आ गए, और यहाँ उन्होंने देखा ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी, ना यहाँ पे कोई ढंग का कॉलेज, ना यहाँ पे कोई सड़कें, ना यहाँ पे रेलवे, ना यहाँ पे एयरपोर्ट, ना यहाँ पे कोई टेलीविजन स्टेशन, यहाँ पे कुछ भी ना, यहाँ पे रेडियो स्टेशन। ये रेडियो स्टेशन तराड़खल, ये कहाँ से, ये रवात से रेडियो स्टेशन चला करता था डॉक्टर साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और फिर क्या मकबूल भट्ट साहब ने ये भी नहीं देखा कि यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुए कितने अरसे तक, और जो के.एच. खुर्शीद साहब का पहला इलेक्शन हुआ, वो भी वो उस तरह एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे वो इलेक्शन वन वोट नहीं था। अच्छा, इसमें जो मैं बात करना चाहता था वही था। मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मकबूल भट्ट साहब को ये सारी चीजें नजर आई, जो कि नजर आनी चाहिए थी जब वो नाम नेहाद आजाद कश्मीर के अंदर आ गए, उसके बाद भी अगर मकबूल भट्ट साहब ये कहते हैं कि नहीं, ये खिता बेस कैंप है और यहाँ से हम जाके उस कश्मीर को आजाद करवाएंगे, जो कश्मीर पहले दिन से जमहूरी था, जिस कश्मीर में पहले दिन से डेवलपमेंट हो रही थी, जहां पे यूनिवर्सिटियां भी बन रही थी, जहां पे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, जहां पे एयरपोर्ट मौजूद था, सारी सहूलतें मौजूद थी, कानून जाब्ता हर चीज मौजूद थी, उस कश्मीर को आजाद करवाएंगे इस बेस कैंप से, जिसमें पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का कब्जा और गलबा है, और जहां पे अवाम को सिरे से किसी किस्म के माशी, आईनी, कानूनी कोई हकूक हासिल नहीं है। तो क्या इसमें डॉक्टर साहब, मैं इसको हम क्या कहेंगे? इसमें मैं आप गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो मैंने ये कहा ना कि जो आदमी ये कह रहा है वो गुमराह कर रहा है, देखिए उसमें बात सिर्फ एक गुजारिश में पैदा करता हूँ कि उस वक्त के जो लीडर थे, खालिद अंसारी साहब, मामला खान साहब, जी अमीर साहब, दूसरे मकबूल भट्ट साहब, बहुत और लोग हैं, किसी ने भी जिसको हम कहते हैं कि हमला था, कबायली हमला वगैरह वगैरह, उस पर लोगों के उस वक्त मालूमात या तस्वरात कुछ मुख्तलिफ थे। इस पर मेरी अपनी काफ़ी रिसर्च बाद में आई है। 22 अक्टूबर जो मैं शाह बनाना हमने बाद में शुरू किया, सबसे पहले कश्मीर नेशनल पार्टी ने किया था, मैं उसको कश्मीर नेशनल पार्टी में था, तो इस पर मेरी रिसर्च थी, पहले नहीं था। अब मैं दूसरों को हम ये कह सकता हूँ, गुजारिश दे सकता हूँ, शायद उनके पास उसको तो ये मालूमात ना हो, लेकिन जो आज भी कहता है ये बेस कैंप है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, गुमराह लोग हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात नहीं यह है कि अगर मुझे खत्म डॉक्टर करें, साहब, खत्म डॉक्टर मुझे साहब, ये मुझे 22 खत्म अक्टूबर का जो करें, है, मुझे खत्म करने थे। अच्छा, फिर ये ना, ये सवाल भी आता है कि उस वक्त कराची में भी बड़े नामवर लोग हमारे मौजूद थे,
सियालकोट में भी आज़ाद कश्मीरी या कश्मीरी लोग वहाँ पर बाहर आए हुए थे, पेशावर में भी थे, तो शायद उस तनाज़ुर में वो उधर गए थे मकबूल भट्ट साहब जो है ना। लेकिन मैं आपसे ये अगर सवाल मेरा ये था उधर रह जाता क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही बड़ा लंबा पहलू है ना ये। तो इस लिहाज से तो मकबूल भट्ट साहब जब वहाँ पर गए, वहाँ पर वो गिरफ्तार हो गए। आपने कहा जी कुछ एक्टिविटीज़ की, मैं जानना चाहता हूँ अपने इल्म के लिए क्योंकि मेरा ज़्यादा इल्म नहीं है, ठीक है? तो मुझे बता दें कि अभी कौन से उन्होंने एक्टिविटी गुरिल्ला एक्टिविटी की थी, 66 में गए और गिरफ्तारी से पहले तक कौन-कौन सी उन्होंने एक्टिविटी की, जिसको हमारे जो ये जो है प्रस्तार मकबूल भट्ट के और माउंट खान के प्रस्तार कहते हैं कि ये वो सबसे बड़े गुरिल्ला कमांडर थे। कहते हैं जी मैंने खुद सुना इन कानों से, वो चीज़ मेरे से बड़े थे। वो पता नहीं किस चुन लाई से बड़े थे। अब मुझे बताएँ कि उनका क्या किरदार था? मकबूल भट्ट साहब ने कौन से कारनामे अंजाम दिए, जिसकी वजह से वो इनका बड़ा कह रहे हैं? देखिए, मकबूल भट्ट साहब, डॉक्टर साहब वहाँ पे गए तो जब मकबूल भट्ट साहब का वहाँ पे कोई बेस ही नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाम नहाद आज़ाद कश्मीर से 3 बंदूकों साथ लेके जाके वो कश्मीर को किस तरह आज़ाद करवाना चाह रहे थे? हुँ, ठीक। उनकी अपनी कोई तंज़ीम वहाँ पे मौजूद नहीं है। हुँ, वो तंज़ीम वहाँ पे मादरा शुमारी के नाम से जो बनी थी, वो अफ़ज़ल बेग साहब ने बनाई थी हुँ, और अफ़ज़ल बेग साहब शेख अब्दुल्ला साहब का राइट हैंड थे। हुँ, अब मकबूल भट्ट साहब का उस मादरा शुमारी के साथ कोई तल्लुक नहीं था। वो मादरा शुमारी जो पीओजेके के अंदर सो कॉल्ड या जो पाकिस्तान के अंदर मादरा शुमारी बनाई गई, मकबूल भट्ट साहब का उसके साथ ताल्लुक था और वो सारी यहाँ पे थी, वो कश्मीर वादी के अंदर नहीं थी। और कश्मीर वादी में तो शेख अब्दुल्ला साहब की ठीक है, मतलब 1954 के बाद हम देखते हैं कि उनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन बहरहाल कश्मीर वादी में कश्मीरियों की हुकूमत थी। हुँ। कोई बाहर से जाके, कोई इंडिया से आके तो वहाँ पे मतलब उस तरह से बराह रास्त कोई हुकूमत नहीं कर रहा था। तो वहां पे मकबूल भट्ट साहब को किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। मकबूल भट्ट साहब ने वहां पे जाके जो जो इल्जाम है, अब वो मैं उसको क्या कहूँ, आप वो देख लें सारे, वो उनकी जो एफआईआर है, जब वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन पे मुकदमा भी चला और वहां पे उन्हें जो सजा दी गई, तो वो तो एक बैंक मैनेजर के कत्ल के जुर्म में उनको सजा दी गई। और जो उनको जब बंदे जब वो कहीं ट्रैप हो गए मकबूल भट्ट साहब, तो वहां पे उनको जब गिरफ्तार करने के लिए आए तो वहां पे उन्होंने फायरिंग की और वहां भी एक बंदा मारा गया। तो वहां पे अब देखें, इस तरह किसी बैंक मैनेजर को मारने से आप क्या रियासत को आजाद करवा सकते हैं? या जब आप ट्रैप हो जाते हैं तो आपको वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है कि वहां से निकल सके, या कहीं पे आप जेर जमीन जाके छुप नहीं सकते हैं, तो किस तरह आप तहरीक चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि मकबूल भट्ट साहब मुकम्मल तौर पे उनकी ये गोरिल्ला तहरीक जो है वो इल प्लान थी, ये एक नाकाम तहरीक थी और उसका नतीजा ये निकला कि मकबूल भट्ट साहब जाते ही गिरफ्तार हो गए। उन्होंने वहां पे कोई 6 महीने, साल या 2 साल कोई काम नहीं किया, बल्कि मकबूल भट्ट साहब जैसे ही गए उन्होंने जाके कोई कार्रवाई शुरू की। मेरे ख्याल में उन्होंने वहां पे जाके सबसे पहला हमला शायद गालबन बैंक पे किया। अब अच्छा अगर उनके पास पहला हमला बैंक पर किया। आप बताइए पर किस पे किया? मेरे ख्याल में तो मैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने जाके वहां पे बैंक जो है वो लूटने की कोशिश की और उसमें वहां पे मजामत हुई और वो बैंक का एहलकार या मैनेजर जो भी था वो मारा भी गया। और ना और उसके बाद ये सुना जाता है कि वो दोस्त था तो उसको मिलने गए थे। अब कहने वाले डॉक्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मतलब अब ये, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। अब इसकी इसके दो जो हैं वो वर्जन थे। मैं इसमें मैं जाना नहीं चाहता जी, कि जी। क्या हुआ था। मतलब अब जो क्या हुआ वो अब वहां पे एफआईआर या वहां पे जो सारी चीजें हैं वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लोग लिखते हैं इनके पास भी कोई सबूत होगा। मैं असल में ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अब इन छोटी छोटी चीजों में अगर हम उलझे रहेंगे, जो मुझ पे पिछले दिनों भी जब गुफ्तगू चली तो ये एतराज किया गया जी कि आपको वाकयात का पता नहीं है। मुझे वाकयात का पता है, लेकिन मैं उन वाकयात में डॉक्टर साहब जाना नहीं चाहता कि उन वाकयात से हम क्या निकालेंगे। असल चीज ये है कि हमने ये देखना है कि सियासी किरदार या सियासी सोच या सियासी फिक्र जिसके तहत काम किया जा रहा था वो क्या था और उसका हमारे मुल्क और कौम को क्या फायदा हुआ। अच्छा अब वो किसी वहां पे तो ये कहा जाता है कि मकबूल भट्ट साहब ने बैंक लूटने की कोशिश की और उसमें वो मजामत हुई और वो बंदा मारा गया। अब यहाँ के लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो किसी दोस्त से मिलने गए थे, तो अगर वो इनका दोस्त था तो उसको मारने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब आप देखें ना, ये सवाल उठता है ना। एक मैं एक या आप या कोई भी एक कॉमन आदमी ये सवाल करेगा जिसके सामने ये दो कहानियां पेश की जाती हैं कि मकबूल भट्ट साहब
बंदे यहाँ से 3 बंदे और असला लेकर कश्मीर वादी में चले गए, और कश्मीर वादी में जाके वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए, या उसको कन्विंस करने के लिए गए, जो बैंक का मैनेजर था या बैंक में काम करता था। अब यहाँ तक हम बात मान लेते हैं, जी ठीक है ऐसा ही है, फिर उसको मकबूल भट्ट साहब ने वहां पे मार क्यों दिया? और कहा जाता है ना जबकि कि वहां पर पुलिस आ गई थी, तो इनको ये शुबा हुआ कि इसने मुखबिरी की है। अच्छा, अब अगर उसने ये एक आदमी जिसके साथ वो बातचीत करने के लिए गए, तो उसने मुखबिरी कर दी है अगर, तो वो उसको क्या मार देंगे? और वो क्या रियासती शहरी नहीं है? और रियासत देखे ना, अगर मारना ही था, जाके किसी को कत्ल ही करना था, तो किसी एसपी को कत्ल करते, किसी फौज के मेजर को, कर्नल को, किसी को उस पे हमला करते, तो बात भी बनती थी कि आपने रियासत के किसी जो जो काबिज फौज है, या जो रियासती हुकूमती मशीनरी है, उसके किसी कारिंदे पे आपने जाके हमला किया। अच्छा, आपने जो बात अभी कही है ना राय साहब, जरा मैं उसको एक थोड़े से कुछ चंद साल पहले की बात है। मैंने इसी तरीके से, जैसे आपने बात की भाई लोग जो मारते हैं, मैं कह रहा था कि इनोसेंट लोगों को ना मारा जाए, पुलिस वालों को ना मारा जाए, वो रियासती आदमी है। मैंने कहा जो आर्मी के लोग हैं, कि मेजर है या कैप्टन है या जो भी है, तो वो जो है अगर उनसे लड़ाई हो रही है, मारा उनको मारा जाए, तो फिर जस्टिफाइड मैं करता हूँ। ये मैंने चंद साल पहले कहा। तो मेरी इतनी झाड़ पड़ाई की, मुझे बड़ी बातें की, तो उन्होंने क्या भी क्या, मेजर के बच्चे नहीं होते, उसका बाप नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसकी बच्चे नहीं है, बीवी है। तो मतलब ये कहने का, उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने तो इस तनाजुर में कहा था कि कॉम्बैट सिचुएशन में आप ये टारगेट किसी को करते हैं तो और बात है। लेकिन अगर आपका तो मौक़िफ़ ये है कि वो सिटीज़न ऑफ कश्मीर था, JNK, वो मुलाज़िम था बैंक में, अगर वो दोस्त था, तो वो मुखबिरी क्यों करता? या अगर उसने तो कर भी दी है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको मारना ठीक नहीं था। देखिए डॉक्टर साहब, जो मेजर की या कैप्टन की या आर्मी के किसी बंदे को मारने की बात है, वो इसलिए कि जब एक बंदा ये फैसला कर लेता है कि मैंने रियासत के खिलाफ बगावत करनी है, हुँ, मैंने रियासत की हुकूमत का तख्ता उल्टना है, तो जाहिर है जब रियासत की हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो फिर ताकत के जोर पे ही उल्टा जाएगा ना। हुँ। अगर इलेक्शन लड़के आप हुकूमत में आके तब्दीली नहीं ला सकते, तो आप अगर उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, तो वो ताकत के जोर पे आप तख्ता उल्टने की कोशिश करेंगे। अब मेरी समझ में ये बात डॉक्टर साहब नहीं आती है कि 3 बंदे यहाँ से जाके, एक बंदा कश्मीर वादी से आया, वो 3 बंदों को यहाँ से लेके गया, कुछ असला थोड़ा-सा लेके गया। वो जाके वहाँ पे किस तरह एक तब्दीली लाएँगे? किस तरह वो उस हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे? लेकिन अगर उल्टना भी चाहते हैं, तो वो फिर देखिए ना, हुकूमत की जो दिफा होता है, या जो भी उसकी स्टेबिलिटी होती है, वो उसकी फौज या जो उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी बुनियाद पे होती है। तो जाके किसी हुकूमत की सिक्योरिटी, अगर चले उन्होंने बगावत कर दी और ऐलान जिहाद कर दिए या जंग शुरू कर दी, तो वो किसी फौजी को मारते ना, जो जो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ या दफ़ा फराहम कर रहा था। एक इनोसेंट सिविलियन रियासती शहरी को, अपने एक मासूम भाई को, जो नेता है, जिसके पास कोई असला नहीं है, जिसके पास कोई बंदूक नहीं है, उसको जाके मारने, ये कौन-सी तहरीक है डॉक्टर साहब? मैं तो कम से कम इस किस्म अच्छा, की किसी यहाँ भी पर तहरीक राजेश साहब, 2 सवाल हो रहा था, पैदा होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। पहली बात ये है कि अगर दोस्त को मिलने गए थे, तो बंदूक साथ क्यों लेकर गए थे? ठीक? एक बार सवाल आता है। दूसरी बात ये आती है कि कुरान कहता है, हदीस कहती है, हमारा मज़हब ये कहता है, एक बेगुनाह को मारा है, गोया पूरी इंसानियत को मारा। एक को बचाया, बेगुनाह उसकी को बचाया, तो जैसा पूरी इंसानियत को बचाया। तो उस तनाज़ुर में भी देखें। फिर ये है कि आपने अभी कहा है कि यानी ये 4 आदमी गए, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 बंदूकें तो साथ लेकर गए होंगे ना, कुछ असला लेकर गए होंगे, और चीज़ें पता नहीं क्या-क्या लेकर गए होंगे। तो क्या ये आज़ाद कश्मीर में कोई दरख्त है जहाँ से ये मिलता है? या कोई फ्री दे रहा, तक़सीम कर रहा था? क्या म म म यानी जो अपने जो साथी गए थे, इनके पास इतनी ताकत थी, फ़ाइनेंशियल पावर थी कि वो असला खरीद सकें और जाएँ? वो किस जगह से वो गए? उनका गाइड कौन था? ये बाकी तो आज़ाद कश्मीर के लोग थे ना, तो कौन था उनको गाइड करने वाला? कैसे जाना है? श्रीनगर कैसे पहुँचना है? यानी अब ये देखिए, भी नहीं, यानी ये भी एक बात सुनो, गौर करें प्लीज़। 65 में कमांडोज़ भेजे गए थे। आप इंडिया को जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे लें, मुझे भी गालियाँ दे दें। लड़ाई के बाद 65 से पहले आने-जाने का सिलसिला बड़ा आसान था। 64 में आसान था, 63 में आसान था। जब इन्फिल्ट्रेशन हुई दोबारा, यानी 47 में हुई, 65 में हुई, उसके बाद उनने डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर दी थी, आना-जाना आसान नहीं रह गया था। अनलेस पक्के गाइड ना हों साथ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एज़ ए नाक़िद, एज़ ए एनालिस्ट सवाल आता है, भई मैंने तो अभी तक बंदूक कभी हाथ भी नहीं पकड़ी, ना मैं खरीद सकता हूँ, ना पहले खरीदी नहीं थी, ना अभी खरीदी है कभी।
ठीक है? तो क्या अब इनके पास उस वक़्त बंदूकें भी आ गई, असला भी आ गया, शायद हैंड ग्रेनेड भी होंगे, ये कहाँ से आ गए? एक बात इनको सीज़ फायर लाइन किसने क्रॉस की, कौन गाइड करके ले गया उनको? और सिर्फ़ ये नहीं क्रॉस करना आसान नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, कर भी ली तो आपको सेफली श्रीनगर कौन लेकर गया? दीज़ आर नॉट ईज़ी क्वेश्चन्स। देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है, और मसला ये है कि यहाँ पे सवाल पूछना जुर्म है। अब ये सवाल हम पूछते हैं तो हम गद्दार हैं, ये सवाल हम पूछते हैं तो हम इंडियन एजेंट बन जाएंगे, पता नहीं हमें क्या क्या इल्जाम दिए जाएंगे। लेकिन न, मेरे ख्याल में ना आपको परवाह है ना मुझे परवाह है, क्योंकि हम तो सच्चाई को सामने ला रहे हैं। और सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हम अगले कुल नहीं है, अगर हम गलत हैं तो हमें दलील और सबूत के साथ गलत साबित किया जाए। मकबूल भट्ट साहब कश्मीर से आए, कश्मीर वादी से, वो क्या लेके आए वहां से, या उनकी वहां पे भी जो बैकग्राउंड है, वो कोई बहुत बड़े कोई लैंडलॉर्ड या वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे कि वो वहां से कोई हजारों लाखों रुपए साथ ले आए थे। यहाँ पे वो आए, यहाँ पे उनकी कोई फैमिली नहीं थी, यहाँ पे उनका कोई ऐसा बेस नहीं था, और जो सियासी पार्टी उन्होंने बनाई डॉक्टर साहब, ये हम पहले बात कर चुके हैं, आप बता चुके हैं कि उस सियासी पार्टी की तरफ से किसी भी किस्म की गोरिल्ला कार्रवाई की हमायत हासिल नहीं थी। नहीं कि थी। होता है ना कि चले आपको दोस्त अहबाब जो सियासी पार्टी के अंदर हैं, जो आपके रुफकाए कार हैं, वो आपकी माली मदद भी करते हैं। वो एक सियासी पार्टी है, चले उसमें 100 200 500 हजार 10,000 20,000 लोग उसके मेंबर हैं, वो आपको चंदा भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, असला भी देते हैं। अब वो सियासी पार्टी महाजर शुमारी भी इस बात के हक में नहीं थी कि यहाँ से जाके कोई गोरिल्ला कार्रवाई वहां पे की जाए। जिस तरह आपने कहा, अब्दुल खालिक अंसारी साहब ने ये सारी चीजें मौजूद है, रिकॉर्ड पे है सारी। हुँ, भट्ट साहब के पास अपनी भी ऐसी कोई दौलत नहीं थी, और जिन लोगों को साथ लेके गए वो कौन से बिलियनियर थे, वो भी आप देख लें कि उनके पास। तो ये सारा असला कहाँ से आया, ये जो सवाल है, अब ये लोग खुद रिसर्च कर लें, खुद सोच लें कि कहाँ से असला आया, किसने दिया। लेकिन इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि ये असला पाकिस्तानी फौज ने फराम किया डॉक्टर साहब। और ये मैं आगे चल के आपको हाशिम कुरैशी साहब की एक ऑडियो जो वीडियो यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा या सुनाऊंगा कि हाशिम कुरैशी साहब को तैयार अगवा करने के लिए कहाँ पे ट्रेनिंग दी, किसने ट्रेनिंग दी। तो ये सारी चीजें जब ये हम कड़ियां जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे मकबूल भट्ट साहब जब पाकिस्तान में आए थे, तो उनके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ यहाँ पे उनके कोई मरासम या राब्ते डेवलप हुए, कोई बातचीत हुई होगी, पाकिस्तानी एजेंसियों ने उनकी मदद की। जो बाद की तमाम चीजों में हमें नजर आती है कि वो मकबूल भट्ट साहब के जो कॉमरेड्स हैं, वो भी पाकिस्तानी फौज उनको ट्रेनिंग दे रही है। वो जो गंगा जहाज अगवा हुआ उसमें भी, और उसके बाद फिर मकबूल भट्ट साहब की ऑडियो और वीडियो, वो जो तसलसल है उनकी गुफ्तगू का, और जो मकबूल भट्ट साहब का इलेक्शन, ये सारी चीजें हम एक एक करके इस पे बात करके, हम दलील के साथ ये मैं आपको साबित करके दूंगा डॉक्टर साहब कि मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी के लिए नहीं थी। मेरा सिर्फ ये एतराज है, जहां से बात भी शुरू हुई थी, कि मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद वो इलाके पाकिस्तान के लिए हो सकती है, वो कश्मीर वादी को सिर्फ खुद मुख्तार बनाने के लिए हो सकती है। मैं इसमें भी एतराज नहीं करता। मुमकिन है चले हम मकबूल भट्ट साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे मैं ये भी दे सकता हूँ, लेकिन मकबूल भट्ट साहब की जिदोजहद रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी, खुद मुख्तारी और वहादत की बहाली के लिए नहीं थी। वो रियासत जम्मू कश्मीर जो 22 अक्टूबर 1947 को मौजूद थी, या जिस रियासत जम्मू कश्मीर का आज तनाजा है, जो रियासत जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे चली गई, अच्छा। उस रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी या उसकी वहादत की बहाली के साथ मकबूल भट्ट साहब का कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। आपने जो सवाल किया, उसका जवाब यही है कि ये असला, ये ग्रेनेड, वो सिर्फ एक बंदूकें नहीं डॉक्टर साहब लेके गए होंगे यहाँ से, जाहिर है उनको यहाँ से वो पैसे भी लेके गए होंगे, बैग में हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं, जो आज जिस तरह से हमारे सामने यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो जो भी असला साजो सामान यहाँ से लेके गए, वो सारा असला और साजो सामान उनको पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने फराम किया। और जो लोग उनके साथ गए डॉक्टर साहब, वो लोग भी पाकिस्तानी एजेंसियों के तैयार करदा थे, क्योंकि उनकी सियासी जमात, देखे ना, सियासी जमात में से तो कोई बंदा नहीं गया। जो सियासी जमात की क्यादत होती है ना, सियासी जमात के अंदर, अब ये जो सूबेदार काला साहब थे, ये महाजर शुमारी के अंदर इनकी क्या पोजीशन थी? ये तो आर्मी के सूबेदार रिटायर्ड थे। और जो सूबेदार या आर्मी से जो बंदे रिटायर होते हैं डॉक्टर साहब, आपकी भी खानदान में, हमारे खानदान में भी लोग होते रहते हैं, हमें पता है उनकी सोच और फिक्र और जहनीत क्या होती है। तो अच्छा। इनकी मतलब इनका महाजर शुमारी के साथ क्या ताल्लुक था, या महाजर शुमारी की क्यादत के अंदर, या तो ये सारे सवालात हैं। इसी तरह वो औरंगजेब साहब आपने कहा,
अब बात ये है डॉक्टर साहब कि ये और इन लोगों के भी अपने कोई वसाइल नहीं थे। तो यहाँ पे मैं अच्छा, नाज़रीन को ये खुद बताना चाह रहा हूँ कि मकबूल भट्ट साहब जो असला लेके यहाँ से गए, जो बंदे लेके गए, वो यहाँ पे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको फराहम किया और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का मकसद ये था कि ये कश्मीर वादी के हैं, वहाँ से आए हैं तो यहाँ से भी कुछ बंदे लेके जाके वहाँ पे कोई बेस जो है या एक ओपी जो होता है ना, ओपी के तौर पे जो जंगी टर्म में कहा जाता है, तो वो जो जो फर्स्ट ऑब्जर्वर भेजा जाता है जंग के दौरान कहीं पे दुश्मन की रैकी करने के लिए या वहां पे जाके कोई पोस्ट या कोई कम्युनिकेशन चैनल डेवलप करने के लिए उस मकसद के तहत मकबूल भट्ट साहब को भेजा गया था और कोई मकसद नहीं था और ना ही और कोई मकबूल भट्ट साहब की अच्छा, जिदोजहद ये का तो कोई पहलू मुझे नजर आपने नहीं बड़ी आता। सख्त बातें कह दी हैं कि वो एज ए ओपी गए थे, ऑब्जर्व करने गए थे। तो बड़ा चूंकि टाइम वैसे खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा ओवरलैप हो गया ऑलरेडी, चूंकि मैं स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप एक रो में जा रहे थे। तो आज जो बातें की हैं आपने, ये कह दिया कि ये मकबूल भट्ट साहब की जिस कौमी आज़ादी की जंग की हम बात कर रहे हैं या जिस रियासत की बहाली और आज़ादी की जिक्र हम कर रहे हैं, उसका मकबूल भट्ट का आपस में तल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है जी। इस बात को मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब अगली जब हम ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अगली मैं आपसे आज ये इजाजत और नाजरीन से भी ले लेना चाहता हूँ कि अगली गुफ्तगू जब हम शुरू करेंगे तो मैं पहले वो ऑडियो सुनाऊंगा आपको ठीक, जो मैंने जिसका जिक्र किया है, नहीं तो वैसा वहां से करें, फिर हम बात फिर करेंगे। आप उस ऑडियो साथ ले आए तो उसको जब भी मुनासिब मैं वो वक्त। ऑडियो लाऊंगा फिर वहां से हम बात शुरू करेंगे। नाजरीन, थोड़ा सा समझो प्रोग्राम लंबा हो गया, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। आपने बातें सुनी, बहुत सी बातें जो है नहीं है और ये भी हो सकता है कि उनसे आपको इत्फाक ना हो, लेकिन उससे डिसएग्री करने का आपका पूरा हक है। अगर आपके पास कुछ सवाल है, प्लीज़ डू आस्क, and if you have not subscribed the channel, please do so, because we are going to continue no matter what, despite all the problems, all the foul language, we will continue। और हमारा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है, किसी की मुखालफत करना नहीं है, सिर्फ यह है कि हकायक लाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चले कि हु डिड व्हाट एंड फॉर व्हाट, किसके लिए किया था, क्यों किया था। दैट इज ऑल आवर पर्पस। वी लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब।